एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। पहला प्रश्न है, सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह, तो आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है, आप सभी याद रखेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों, बतानी है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे CnH2n-2। जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब। दोस्तों, बतानी है कि देश में संयुक्त सरकार कब बनती है, तो आप लोग याद रखेंगे बहुदलीय संगठन हो तब। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। संयुक्त सरकार देश में कब बनती है? जब दोस्तों बहुदलीय संगठन हो तब क्या होती है? देश में एक संयुक्त सरकार देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुदलीय संगठन हो तब संयुक्त सरकार देश में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? दोस्तों, बतानी है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था या पारित हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1931 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गांधी इरविन समझौता कब पारित हुआ था दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे 1931 ईस्वी में 5 मार्च। जी हाँ दोस्तों, इस तारीख को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मार्च 5 को दोस्तों, मार्च 5 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देशबंधु इनमें से किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, बताने कि देशबंधु इनमें से किनका उपनाम है, किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे चित्तरंजन दास को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। देशबंधु किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे चित्तरंजन दास को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देश में बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है? दोस्तों, बतानी है कि सर्वप्रथम देश में बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे परम। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। परम दोस्तों अपने देश में बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर था। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन ए परम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत की संसद के पास। जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के संसद के पास दोस्तों वो अधिकार है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा भारत की संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? दोस्तों, बताने कि इनमें से किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो आप लोग याद रखेंगे सम्राट अशोक।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने आप को देवताओं का प्रिय कहलवाया, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सम्राट अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी शैल है? तो आप लोग याद रखेंगे, आग्नेय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आग्नेय शैल क्या है? भूपटल की सबसे प्राचीनतम शैल है, यानी कि सबसे पुराना शैल है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, आग्नेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है, यानी कि भारतीय संविधान की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है? भारतीय संविधान किस प्रकार की संविधान है? तो आप लोग याद रखेंगे, भारतीय संविधान दोस्तों एक मिश्रित संविधान है। उदारता और कठोरता का क्या है? मिश्रण है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारे देश का संविधान दोस्तों किस प्रकार की व्याख्या की जा सकती है इसकी? तो इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि हमारा जो देश का संविधान है उदारता और कठोरता का क्या है? मिश्रण है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, उदारता और कठोरता का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों कर्नाटक जो है कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि भूमिगत जल का प्रयोग करने वाला भारत का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्र भारत का कौन सा है भूमिगत जल का उपयोग करने वाला? तो आप लोग याद रखेंगे, उत्तर भारत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों उत्तर भारत में भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, उत्तर भारत में। आप सभी याद रखेंगे, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत में। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? दोस्तों बताने हैं कि भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहां होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों इसके एपिक सेंटर में होता है, अधिक केंद्र में। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, एपी सेंटर कहा जाता है दोस्तों। भूकंप का सबसे अधिक सर्वाधिक प्रभाव इसके एपी सेंटर पर होता है। ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, एपी सेंटर यानी कि अधिक केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है, मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो आप लोग याद रखेंगे, रेबीज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रेबीज दोस्तों मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग नहीं है, आप सभी याद रखेंगे। रेबीज आप लोग याद रखेंगे, कुत्ता बंदर सियार के काटने से होता है। किसके काटने से होता है दोस्तों? तो कुत्ता के काटने से, बंदर के काटने से, सियार के काटने से रेबीज होता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि रेबीज के टीके की खोज किस महान व्यक्ति ने की थी? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, रेबीज के टीके की खोज किन्होंने की थी? आप सभी याद रखेंगे। बाकी तीनों दोस्तों, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू ज्वर, ये तीनों मच्छर के द्वारा वाहित होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों बतानी है कि केल्विन स्केल पर यानी कि केल्विन फॉर्मेट में हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है केल्विन स्केल पर? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा 310 केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, केल्विन स्केल पर हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 310 केल्विन।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। दोस्तों बताने हैं कि माचिस उद्योग में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पोटेशियम क्लोरेट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है माचिस उद्योग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पोटेशियम क्लोरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली इनमें से कौन सी किरणें हैं। दोस्तों बताने हैं कि कौन सी किरणें सबसे कम लंबाई वाली हैं इनमें से। तो आप लोग याद रखेंगे गामा किरणें। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, गामा किरणें की लंबाई सबसे क्या होती है, कम होती है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सबसे कम तरंग लंबाई वाली गामा किरणें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन का प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। दोस्तों बतानी है कि भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे शिव समुद्रम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे शिव समुद्रम में। उस वर्ष को भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे से दोस्तों, 1902 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1902 ईस्वी में भारत का पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था। कहां पर, तो शिव समुद्रम। आप सभी याद रखेंगे 1902 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग सबसे पहले कहां शुरू किया गया था। दोस्तों बतानी है कि हमारे देश में सीमेंट उद्योग सबसे पहले कहां शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे मद्रास में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मद्रास में 1904 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, मद्रास में 1904 ईस्वी में दोस्तों भारत में सीमेंट उद्योग सबसे पहले शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मद्रास कब, तो 1904 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। दोस्तों बताने है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे CaOCl2। जी हाँ दोस्तों, CaOCl2 अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल क्या होती है। दोस्तों बताने कि जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर का जो आरबीसी होता है, ये इसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ये संख्या में बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो जो आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड जो सेल होता है, ये क्या होता है, संख्या में बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी संख्या में बढ़ जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। रुधिर का मतलब होता है दोस्तों रक्त, आप सभी को पता होगा। बताने हैं कि साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर अपने साथ लेकर जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे अशुद्ध रक्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। साइनस वेनोसस दोस्तों अपने साथ अशुद्ध रक्त को ले जाता है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी अशुद्ध रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ऊंची होगी उसकी। दोस्तों बताने हैं कि जितनी तीक्ष्ण आवाज होगी तो उसकी उतनी क्या होगी, ऊंची क्या होगी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति। ऑप्शन बी आवृत्ति यानी कि पिच। जी हाँ दोस्तों, पिच यानी कि आवृत्ति। जितनी तीक्ष्ण आवाज होगी दोस्तों उसकी उतनी क्या होगी, ऊंची आवृत्ति होगी। आप सभी याद रखेंगे आवृत्ति यानी कि पिच। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। दोस्तों बतानी है कि भारत के संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये शक्तियां किस देश की देन है, यानी कि किस देश से दोस्तों प्रेरित होकर के ये संविधान में लिखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे जर्मनी।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में आपातकालीन शक्तियां जर्मनी की देन है, यानी कि जर्मनी से दोस्तों इंस्पायर किया गया है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तमिलनाडु दोस्तों गेहूं की खेती नहीं करता है। तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? दोस्तों बताने हैं कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1469 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1469 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो सिख धर्म के पहले गुरु थे दोस्तों और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1469 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक परिवर्तित होता है? दोस्तों बतानी है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक परिवर्तित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नीला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है तो नीला रंग सबसे अधिक परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा नीला रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि संचायक बैटरी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे संचायक बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शीशा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा था, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।